हेलो। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके जो सेक्शन 1 एंड 2 है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, ये एक्ट नंबर 2 है 1974 का। और जो इसको एसेंट मिली थी वो थी 25 जन 1974 को ये एसेंट में आया। अब जब ये फोर्स में आया था ये आया था 1 डे ऑफ अप्रैल 1974 को। ये सब चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 एंड एसेंट जो है 25 जन 1974 और केम इनटू फोर्स ऑन 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। सो अब हम बात करेंगे सेक्शन 1 जो कि बात करता है शोर टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सो इसका जो सब सेक्शन 1 है वो क्या कहता है कि भाई दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, इसको ये बोला गया है। ठीक है, एंड सेकंड क्या कहता है कि भाई इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पे जो है अप्लाई होगा। एंड प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड other than those relating to chapter 8, 10 and 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland and tribal area। इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इस सेक्शन के प्रोविजंस है ना, अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, मतलब क्या है, इस सेक्शन जो है ये इस कोड के जो प्रोविज़न है वो इन पे अप्लाई नहीं होंगे। किस पे? नागालैंड पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे और ट्राइबल एरिया पे। बट जो चैप्टर 8, 10 और 11 के जो प्रोविज़न है वो इन दोनों पे भी लागू होंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने? इसका मतलब है कि भाई जो ये प्रोविज़न है ना वैसे तो अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड पे, बट जो चैप्टर 8, 10 और 11 है वो दोनों के, वो तीनों जो चैप्टर है वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे भी होंगे अप्लाई। ठीक है, but the concerned state may by notification apply such provision or any of them of the whole or part of the state of Nagaland। इसमें ये बता रखा है कि भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा होल पार्ट पे या कुछ पार्ट पे जो है स्टेट ऑफ नागालैंड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कहाँ की, नागालैंड की चाहे तो, और सच ट्राइबल एरिया as the case may be with such supplemental incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। मतलब इसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि भाई अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा जो है ये जो पूरी सीआरपीसी है ना वो सारी की सारी अप्लाई करवा सकती है, या कुछ सेक्शन जो है इसके अप्लाई करवा सकती है। कहाँ पे? स्टेट ऑफ नागालैंड पे या ट्राइबल एरिया में। अब इसमें बात कर रखी है एक्सप्लेनेशन की। इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरीज विच द इमीडिएटली बिफोर 21 डे ऑफ जनवरी वर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ असम। ठीक है, एज रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ऑफ शिलोंग। मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि भाई ट्राइबल एरिया कौन से होते हैं। ट्राइबल एरिया को मतलब वो बताया गया है जो कि 21 डे ऑफ जनवरी 1972 से, जिनको पहले इस टाइम से पहले, किस टाइम से, 21 डे ऑफ जनवरी 1972 से पहले अगर किसी को ट्राइबल एरिया में इंक्लूड कर दिया गया है असम के। तो अब इसमें ये भी बताया हुआ है कि भाई ट्राइबल एरिया कौन से होंगे, मतलब कि भाई जो इनमें दे रखे हैं इन पैराग्राफ 20 ऑफ शेड्यूल 6, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दे रखा है ना, कौन से शेड्यूल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में दे रखे हैं। ठीक है, जो कि 6th शेड्यूल में दे रखे हैं वो सारे क्या है, वो भी सारे क्या माने गए हैं, ट्राइबल एरियाज माने गए हैं। एंड इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 डे ऑफ अप्रैल 1974। इस दिन ये क्या हुआ था, फोर्स में आया था। सो अभी हम जो है डेफिनेशन मीन सेक्शन 2 की बात करेंगे, जिसमें बताई गई है कुछ डेफिनेशंस। इन डेफिनेशन को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ए में बताई हुई है वो बताई हुई है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब सीआरपीसी में जो है
2 शेड्यूल्स भी दे रखे हैं, जिसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में ये बता रखा है कि भाई कौन सा ऑफेंस बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, कोग्निजेबल है, नॉन कोग्निजेबल है, ये सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में जो है आपको बताया गया है। तो उसमें विच इज़ शोन एज बेलेबल एज फर्स्ट शेड्यूल, मतलब जिसको बेलेबल बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होंगे, और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, और जिसको थोड़े टाइम के लिए अदर लॉ के द्वारा जो है बेलेबल बोला गया है वो, जो कि थोड़े टाइम के लिए फोर्स में है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस अदर ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस की हम आगे बात करेंगे। एंड देन बी क्या बात करता है, चार्ज। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। इसमें सिंपली ये बताया गया है, चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है, इसमें सिर्फ चार्ज के बारे में बता रखा है, जो कि आगे इसके चार्ज के लिए स्पेशल एक आगे चैप्टर भी दिया हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इसमें सिंपल चार्ज के बारे में ये बताया हुआ है कि भाई अगर कोई पर्सन कोई भी एक ऑफेंस करता है तो वो भी चार्ज ही होगा, अगर कोई पर्सन एक से ज़्यादा ऑफेंस करता है तो वो जो इतने सारे ऑफेंस मिला के जो हेड ऑफ चार्ज बनेगा ना उसको भी चार्ज ही बोलेंगे। एक कोई ऑफेंस होता है तो वो भी चार्ज ही होगा, और जो बहुत सारे ऑफेंस जैसे हर्ट कर दिया, डिफेम कर दिया, जो कि 499 में दिया हुआ है, ठीक है, और हर्ट कर दिया, डिफेम कर दिया, और जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर दिया, मतलब बहुत सारे ऑफेंस मिलके करेंगे ना, तो इन सब को इंक्लूड करके जो हेड ऑफ चार्ज बनेगा उसको भी चार्ज ही बोल लेंगे। इसमें सिर्फ यही बताया गया है। अब सी में क्या बता रखा है, सी में बता रखा है कोग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस फॉर विच एंड cognizable case means a case in which police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for time being enforce arrest without warrant। इसमें सिंपली ये बता रखा है कि भाई cognizable offense means संघीय अपराध। इसमें ये बता रखा है कि भाई जो cognizable offense होंगे, मतलब cognizable संघीय अपराध मीन्स जो सीरियस काइंड ऑफ नेचर के होते हैं ना, वो वाले अपराध है इसमें। अब जो सीरियस काइंड के जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर क्या करता है, विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकता है कोग्निजेबल ऑफेंस में, इसमें यही बताया हुआ है। अब बात करेंगे हम डी की। डी में आ जाता है कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और रिटन टू ए मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या बता रखा है कि भाई कोई भी कंप्लेंट है, जो कि कंप्लेंट क्या होती है, एक एलिगेशन होती है जो कि बनाया गया है ओरल तरीके से या रिटन तरीके से टू ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को एक रिटन मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की गई है जो कि एक रिटन एलिगेशन है, जो कि रिटन में भी है और ओरल में भी है, विद ए व्यू टू टेकिंग, मतलब इस व्यू से दिया गया है कि भाई वो कुछ एक्शन लेंगे, ठीक है। डैट सम पर्सन वेदर नोन और नोन एज कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब जो पर्सन कंप्लेंट दे रहा है ना और जिसने ऑफेंस किया है वो उसको जानता है चाहे नहीं जानता, बट वो चाहता है कि भाई वो एक्शन ले, तो वो कंप्लेंट दे रहा है, ठीक है। वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की गई है। एक्सप्लेनेशन हम पूरा पढ़ेंगे तो होगा कि भाई ए रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि भाई एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन ए केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, मतलब अगर कोई भी पुलिस है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई केस है, वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको ये लग रहा है कि भाई ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन किसकी करता है, विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बट अगर उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसको क्या माना जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो एक कंप्लेंट लिखेगा, किसको, मजिस्ट्रेट को, ठीक है। मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर देगा कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जब पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट लिखते टाइम क्या बन जाएगा, कंप्लेनेंट बन जाएगा, और वो क्या होगी, कंप्लेंट। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस के द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार करके जो है मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है वो होती है पुलिस रिपोर्ट। बट जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि भाई नहीं ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो क्या लिखेगा, कंप्लेंट लिखेगा मजिस्ट्रेट को कि भाई, और जब वो कंप्लेंट लिखेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंप्लेनेंट।